जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, दूसरा सेशन जो है हमारा, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो अब मैंने आपको एक रिएक्टर का टाइप बताई, ये सिंपल मैंने आपसे पहले कहा था कि ये बैच रिएक्टर है। अब बैच रिएक्टर में जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि हम रिएक्टेंट आते हैं, जैसे ये रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2 लिखा हुआ है, और 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पाइपलाइनें भी 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, या सम टाइम 1 या 2 पाइपलाइनों में पहले एक केमिकल आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, इस तरह से सिस्टम चल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप की कंडीशंस क्या हैं, आप क्या बना रहे हैं, और आपको आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और उसके बाद आपने इसी के अंदर रिएक्शन करवाया, और जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो फिर ये इस आउट से प्रोडक्ट ओवरफ्लो फ्रॉम रिएक्टर जो लिखा हुआ है यहाँ से आ सकता है। एक तो तरीका ये होता है बैच रिएक्टर में। दूसरा मैंने आपको शायद पहले बताया था कि नहीं, एक कहता है इसमें मोटरें लगी होती हैं, ये पूरे का पूरा वेसल ही उलट जाता है। इसको आप जैसे एक बर्तन में जैसे हंडिया पकाते हैं, और उसके बाद पूरी हंडिया को उठा के आप किसी दूसरे बर्तन में डाल देते हैं, इस तरीके से आप रिएक्टर वेसल में भी कर सकते हैं, मूवेबल भी होते हैं, डिपेंड करता है आपका सिस्टम है। तीसरा सिस्टम जो होता है वो ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका ये नीचे भी लगा होता है, आउटर निकालने के लिए। साइडों पे भी होता है, नीचे भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का केमिकल और किस तरह की आपका सिस्टम है। बाज़ दफ़ा पूरे का पूरा भी अनलॉक हो जाता है ढक्कन, ऊपर से भी ये पूरा उठ जाता है, नीचे से भी उठ जाता है, खुल जाता है, उसके अंदर भी सिस्टम होते हैं। अच्छा, ये जो इसकी जो मटेरियल है ना रिएक्टर का, इसमें भी बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। जैसे आप ये समझ लें कि मटेरियल एक तो लोहा है, लोहे की चीजें बनती हैं, आपको पता है, इसको हम टेक्निकल टर्म में आयरन भी कहते हैं। दूसरा होता है जो उससे जरा बेहतर समझ लें, या डिपेंड करता है बेहतर किस सेंस में, वो होता है माइल्ड स्टील, जिसको एमएस भी कहते हैं। तीसरा स्टेनलेस स्टील है, एसएस जिसको आप कहते हैं। इसके अलावा अलॉयज होते हैं, जो कि बहुत से डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन सी चीजें डाली और बनाना क्या है, जैसे निकल, टंगस्टन, क्रोमियम, इसके अलावा मोलिब्डियम, इस तरह के जो केमिकल हैं। बल्कि आपने अक्सर को पेपर देखे हैं रेजिस्टेंस के लिए, कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए, अगर आपका फॉर एग्जांपल रिएक्शन इस तरह के हैं जिसमें हाईली एसिडिक या हाईली अल्कलाइन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट क्या आप बना रहे हैं, तो आपको ऐसा रिएक्टर वेसल चाहिए जो अनर्ट हो, जो कम से कम उस कंडीशंस को, उस जिस कंडीशंस में जो केमिकल बन रहा है उसको बियर कर सके वेसल। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा वेसल बना लें जो कि कल को आपके लिए प्रॉब्लम करे, और आपको जो है ना समझ ना आए कि इसको हमने अब किस तरीके से चलाना है। तो इसका जो मटेरियल है, ये बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल इसमें स्टिक है, इसकी जो अंदर की लाइनें हैं, इसको हम लाइनिंग का लफ़्ज़ कहते हैं, जो अंदर की वॉल्स के लिए जो टेक्निकल टर्म है लाइनिंग। हम लाइनिंग भी कर देते हैं ऐसी चीज़ों की जिससे ये इनर्ट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास की लाइनिंग कर देते हैं, ठीक है? लाइनिंग भी वेसल्स के अंदर हो जाती है, अगर मटेरियल उनका ऐसा है जिसके अंदर वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसकी किसी और मटेरियल की लाइनिंग भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा आपका बहुत सा मटेरियल है जो डिपेंड करता है कि आप हाई टेम्परेचर पे जा रहे हैं, तो अगर तो डाइल्यूट एसिड वगैरह है तो फिर तो वो निकल कॉपर टाइप का मटेरियल भी जो है ना वो चल जाता है, उसका अलॉय भी चल जाता है। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग किस्म का करना है, फिर आपको लाइनिंग करवानी पड़ती है, जैसे ग्लास की लाइनिंग भी करवा सकते हैं। और इस तरीके से आपका चल एसिड रेजिस्टेंट मटेरियल होना चाहिए, आई मीन टू से, उसमें आयरन, क्रोमियम, निकल या जिस तरह का भी, ये मटेरियल केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस में आता है। तो इंशाल्लाह इसके मटेरियल कौन से होते हैं जो हाईली एसिडिक और अल्कलाइन मीडिया में स्टेबल होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को बियर कर सकते हैं। कौन सा मटेरियल है जो हाई टेम्परेचर स्टेबल होता है, कौन सा मटेरियल है जो अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे भी उसके मटेरियल में क्रैक ना आए, कुछ इस तरह का मसला ना हो। तो ये सारे मटेरियल की जो है ना समझ होनी चाहिए एक इंडस्ट्री में। ये जो आपको मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, ये केमिस्ट्री के अलावा ये केमिकल इंजीनियरिंग में आती हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आती हैं, और मटेरियल्स इंजीनियरिंग में भी आती हैं। तो ये मुख्तलिफ डोमेन है इन चीज़ों की। लेकिन वही वाली बात है कि एक साइंस दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। अगर आप एक चीज़ पढ़ते हैं, आपको केमिकल बनाने का बाद अगर आपको केमिकल इंडस्ट्री का एक्सपोज़र लेना है, तो आपको फिर ये वेसल्स और रिएक्टर्स, इस अगर इसका नहीं पता,
सिस्टम का नहीं पता तो आपकी जो केमिस्ट्री का आपने बेसिक रिएक्शन पढ़े होते हैं तो आपका कंसेप्ट ही नहीं बनेगा कि रियल वर्ल्ड में ये कैसे हो रहा है। तो ये रियल वर्ल्ड होती है जो रिएक्टर है ना, कि इसके अंदर आपकी केमिस्ट्री ही कैसे रिएक्ट करके और बाहर प्रोडक्ट कैसे बन रही है। तो ये हम पढ़ते नहीं है मोस्टली, छोड़ देते हैं इन चीज़ों को, हालांकि यही चीज़ें हैं जो हमें समझाने के लिए होती हैं। अच्छा, अब आते हैं हम, जैसे बैच रिएक्टर की मैंने आपको बात की तो ये अच्छा, ये क्लोज वेसल अलावा मैंने बताया था कुछ ओपन वेसल भी होते हैं। बैच रिएक्टर डजंट मीन के सारे क्लोज होते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो उनको जिसमें हमने हाई टेम्परेचर प्रेशर नहीं देना, सिंपल हमने मिक्सिंग करनी है या डिल्यूशन करनी है या इवन एमल्सिफिकेशन करनी है तो समटाइम ओपन वेसल में भी हो जाती है। तो अगर हमने क्लोज करना है तो क्लोज करने का मतलब ये है कि हमने प्रेशर देना है या प्रेशर बिल्ड होना है या फिर वहां पर टेम्परेचर का है या फिर फ्यूम्स का भी है। ठीक है, फ्यूम्स भी समटाइम ऐसे बनते हैं डेंजरस किस्म के जो कि हम पास खड़े नहीं होना चाहिए उसके लिए। तो वो समटाइम इसके अंदर से कुछ सिस्टम ऐसा बनाया होता है जो जैसे ये वेंट है या इस तरह का जब हम देते हैं उसको एग्जॉस्ट देते हैं दूसरे लफ्जों में, तो उसको बहुत हाई ऊपर आसमान पे, मतलब अगर आपने अक्सर फैक्ट्रियां देखी होंगी उसमें से बहुत लंबी चिमनियां होती हैं और उन चिमनियों में से धुआं भी निकल रहा होता है, फ्यूम्स निकल रहे होते हैं। वो इतना ऊपर इसलिए करते हैं कि ताकि लोअर एनवायरनमेंट में ना आए और पब्लिक को डेंजरस ना हो, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी गैसेस होती हैं जो कि इवन डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ। तो उन चीजों से बचने के लिए भी हमने सिस्टम बनाए होते हैं बैच सिस्टम में या बैच रिएक्टर में। जो है ना हमारा कंटिन्यूस स्टिर्ड टैंक रिएक्टर, CSTR जिसको हम कहते हैं, वो भी इसी तरह का ही होता है। फर्क क्या होता है कि रिएक्टेंट आ रहे हैं, इसके अंदर से चीजें बन रही हैं और यहाँ से प्रोडक्ट भी साथ साथ बनती जा रही है। उसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है? फायदा तो ये है कि हमारे पास कंटिन्यूटी होती है उसमें। कंटिन्यूटी से मुराद है कि एक ही तरह की चीज जो है वो बन बन के निकल रही है और आगे जाई जा रही है। लेकिन उसके लिए हमें फिर कंटिन्यूअसली हीटिंग कूलिंग के सेंसर सिस्टम चलाए होते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर हमने हीट दिया उसको, फॉर एग्जाम्पल 80 डिग्री पे या 150 डिग्री पे हमने उसको हीट करना है। तो जैसे ही टेम्परेचर जो है उसकी हमने लिमिट सेट की 148 या 149 पे जाए तो फौरन से हीटिंग सिस्टम या उसमें स्टीम आ जाए। और दूसरी तरफ से अगर टेम्परेचर स्टीम ज्यादा लग गई है कुछ किसी वजह से या रिएक्शन के नतीजे में हीट बननी शुरू हो गई है या कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी आ गई जिसकी वजह से हीट का प्लस माइनस हो गया, हमारी जो कैलकुलेशन से भी आउट है, तो उसके लिए फिर कूलिंग सिस्टम भी हमारे पास एफिशिएंट किस्म का कूलिंग सिस्टम होता है। तो वो हम उसको फिर यूज करते हैं। उसमें ये है कि जो रिएक्टर के अंदर हमारे पास जो चीजें बनेंगी उसकी होमोजीनियस रखने के लिए फिर हम क्या करते हैं होमोजीनियस। एक तो ये हमारे पास ये मिक्सचर सिस्टम है, ठीक है। ये मिक्सचर भी कई तरह के हैं, क्या है, नीचे से उठा के ऊपर को फेंकना, ऊपर से उठा के नीचे को फेंकना। और फिर उसके अंदर से किस तरीके के ये एजिटेटर, एजिटेटर मैं आपको तफसील से पढ़ाऊंगा भी इंशाल्लाह ताला, वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, उसके बाद आपने जो इसके अंदर जो पूरा प्रॉपर सिस्टम है, इसके बाद कितने टन का बैच लगाया है, उसके बाद इसका लेवल कितना है और उसके बाद उसकी डेंसिटी कितनी है लिक्विड की, और उसको हमने थिक कितना रखना है। बाद दफा हमने इवन वाटर सिस्टम भी ऐसा रखा होता है पानी ऐड करने के लिए कि थिकनेस का भी एक लेवल है, विस्कोसिटी जो है वो हमारी अगर ज्यादा हो जाए, थिक हो जाए, तो पानी खुद ब खुद आ जाता है। क्योंकि हमने अक्सर जो इस तरह के कंटिन्यूस सिस्टम है ना, इसमें हमें वो चीज़ चाहिए होती है जो आगे कंसिस्टेंटली निकल रही हो एक जैसी। ये ना हो कि एक दफा कुछ नहीं कर रहा है, एक दफा कुछ नहीं कर रहा है। ये अक्सर अगर आप किसी इंडस्ट्रियों में जाएं तो जहां पर लगे होते हैं ना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो कि गंदे पानी को ट्रीट करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो वो मोस्टली इस तरह के ही होते हैं जिसके अंदर से ये फॉर एग्जाम्पल गंदा पानी आया है, इसमें से उसने माइक्रोब्स वगैरह डाले होते हैं और उसके बाद जैसे साफ पानी निकलता जाता है। तो डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या चीजें हैं क्या नहीं है। इस तरह से जो एक तीसरी टाइप है जो ट्यूबुलर टाइप सा रिएक्टर होता है, कंटिन्यूअस ट्यूबुलर रिएक्टर भी कहते हैं उसको। आ, वो एक रडार की तरह का होता है, इस तरह से लंबा सा। उसकी तस्वीर भी अगर आप नेट से देखें, बल्कि आप में से किसी ने असाइनमेंट भी बनाई होगी, तो वो इंशाल्लाह ताला हम उसको आएंगे तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो उसके अंदर जो है वो मोस्टली गैस और लिक्विड किस्म के जो रिएक्शंस है ना, उसके लिए वो बड़ा आइडियल होता है। और कुछ हम ये वैसल जो मैं मूवमेंट की बात कर रहा था उसमें ये होता है कि इस तरह से चौरस डब्बा होता है, लंबा डब्बा ट्यूब की तरह, और इस तरीके से मूवमेंट उसके अंदर जारी होती है और वो पूरा वैसल घूमता है वॉशिंग मशीन की तरह से। तो ये हमारा
जो है ना एक उसका इंट्रोडक्शन है। अब आप ये बताएं कि आप लोगों ने आज जो क्विज तैयार किया था, वो जिस बच्चे का तैयार है वो पहले तो वो हाथ खड़ा करे, क्योंकि अब आप जो हैं वो हाँ ये शाबाश, आयशा खान ने हाथ खड़ा किया है। जी आयशा खान, अपना माइक अनम्यूट करें आप। जी सर। हाँ जी, क्या था आज का क्विज? सर हमने 3 रिएक्टर्स किए थे। एक था प्लग फ्लो रिएक्टर्स, एक हमने फ्लूइडाइज जो रिएक्टर था जिसको सस्पेंडेड बेड रिएक्टर भी कहते हैं, और एक पैक बेड रिएक्टर। हाँ तो क्या होता है प्लग फ्लो? सर प्लग फ्लो रिएक्टर बेसिकली एक केमिकल रिएक्टर है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स कंटिन्यूसली ऐड हो रहे हैं टैंक के अंदर, और वो यूनी डायरेक्शनल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं। इसमें कोई रेडियल मिक्सिंग नहीं होती, एक्सियल मिक्सिंग के वाया वो रिएक्ट करते हैं, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूसली एमिट होती है। मतलब ये इज अ टाइप ऑफ कंटिन्यूस रिएक्टर की ही टाइप है। हाँ इसके जी, मैं अलावा वही वही इसके कुछ मैंने बता रहा था ना अभी। हाँ ये जो जी। है ना इस तरीके से यानी कि लेफ्ट टू राइट इस तरह से मूवमेंट होती है, हाँ जो जी, ट्यूबुलर। ट्यूबुलर फॉर्म में, या उसको रेडियल भी कह लें। हाँ ठीक है, आपका रेडियल भी कहते हैं उसको। हाँ जी, और क्योंकि ये एलोंगेटेड होता है ना, स्ट्रेट ट्यूब होती है, तो इसलिए स्ट्रेटली मूव कर रहे होते हैं। कोई रेडियल मिक्सिंग इसमें मिनिमम होती है, तो वो एक्सिस के थ्रू प्लग की फॉर्म में अपनी रिएक्टर में सीरीज की तरह मूव कर रहे होते हैं, इसलिए इसको प्लग फ्लो रिएक्टर भी कहते हैं। हाँ ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, और कौन बताएगा? आप अपने तौर पे, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे पता है काफी लोगों को उसमें प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैं आपके को नंबर नहीं काट रहा। लेकिन आप इस डिस्कशन में हिस्सा लें जिसको को थोड़ा बहुत समझ है। प्लग फ्लो रिएक्टर के बारे में कोई और बात बताए जो आयशा खान ने नहीं बताई। शाबाश, बोलें हीरा। अनम्यूट मैं कर दूं सर आपको? इसकी और एक और करेक्टरिस्टिक्स थी कि इसमें जो रेजिडेंस टाइम है वो यूनिफॉर्म होता है। हाँ ठीक है जी हीरा। इसके बारे में सर कहा जाता है कि ये आइडियल फॉर्म ऑफ रिएक्टर्स हैं जो कि एग्जिस्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रेडियल मिक्सिंग भी आ जाती है और इसमें बैक मिक्सिंग्स भी आ जाती हैं। तो ये जितना हमें आइडियलाइज और प्लग लगता है कि इजीली हमें इसमें प्रोडक्ट अचीव हो जाता है, ये उतना डिफिकल्ट होता है अटेन करने में। ठीक है, और कौन इसमें बताएगा अपना, अगर किसी को कुछ समझ हो मजीद? अच्छा बोलें। उसने लगता है गलती से ऑन कर दिया। अबीरा आप बोलें। तो नहीं, ये माओ के यूनिवर्सल मसले हैं। हाँ जी अबीरा, आपका माइक अनम्यूट है, आप बोलें। सर अब आवाज आ रही है? जी आप आई है आवाज, जी बोलिए। ओके, शायद मेरे हेडफोन्स में प्रॉब्लम थी। सो प्लग फ्लो रिएक्टर्स के अंदर रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका नैरो और यूनिफॉर्म होना जरूरी होता है, क्योंकि जो यूनिफॉर्म रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंश्योर्स कंसिस्टेंट रिएक्शन कंडीशंस करता है फॉर ऑल फ्लूइड एलिमेंट्स। और अगर कंसिस्टेंट रिएक्शन कंडीशन होती हैं तो रिएक्टर की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो उतनी ही बेटर होती है और उसकी एफिशिएंसी भी एनहांस होती है। अब ये जो रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली टेल अस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम जो कि सारे फ्लूइड एलिमेंट्स स्पेंड करते हैं इनसाइड द रिएक्टर। मोर ओवर रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं रिएक्टर में। अगर हमारे पास रेजिडेंट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन काफी वाइडर होता है, इसका ये मतलब होता है कि काफी ज्यादा डिस्पर्शंस हैं रिएक्टर के अंदर, जो फ्लूइडिक डिस्पर्शंस हैं वो काफी ज्यादा हैं। और जब फ्लूइडिक डिस्पर्शंस होती हैं तो वेरिएशन इन रिएक्शन कंडीशंस आता है, जिसकी वजह से रिएक्टर की परफॉर्मेंस उतनी ही ज्यादा लो हो जाती है। इसी तरह रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास लॉन्ग होता है तो उससे ओवर रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से अनडिजायरेबल बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है,
और शॉर्ट रेजिडेंस टाइम जो इंटरवल होता है या टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका मतलब होता है इनसफिशिएंट रिएक्शंस होते हैं, यानी कि इनकम्प्लीट रिएक्शंस होते हैं, और हमारे पास जो यील्ड है वो भी बहुत कम होती है। अब रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को इंजीनियर्स मतलब यूनिफॉर्म करने के लिए रिएक्टर के अंदर बहुत सी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो रिएक्टर की डायमेंशंस यानी कि उसके लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वो रिएक्टर के अंदर कुछ मिक्सिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिफॉर्म होना जरूरी है रिएक्टर की परफॉर्मेंस के लिए। अगर रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वेरिएशन आ रही है तो रिएक्टेंट के अंदर जो उनके प्लग फ्लो रिएक्टर होती है कि उनके अंदर रेडियल मिक्सिंग नहीं होती, तो फिर मिक्सिंग बैक मिक्सिंग इफेक्ट्स जनरेट होने शुरू हो जाते हैं जो कि उसकी परफॉर्मेंस को बहुत कम करना शुरू हो जाते हैं। सो ये एक पॉइंट था कि प्लग फ्लो रिएक्टर्स के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो उनका रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका यूनिफॉर्म होना जरूरी होता है। शाबाश, वेल डन अबीरा। अच्छा जी, और कौन बताएगा इसके बारे में कोई ऐसा पॉइंट जो रह गया हो और आपको लगा हो कि ये भी था प्लग फ्लो रिएक्टर में, अगर कोई और बताना चाहे कुछ। या फिर आप नेक्स्ट कौन बताएगा रिएक्टर के बारे में प्लग फ्लो के अलावा। ये जस्ट एक डिस्कशन सेशन है, आप लोगों ने कुछ तो पढ़ा ही होगा, आप बताएं इसमें। आयशा के अलावा को बताया, अब जाहिर है मैं चाह रहा हूँ सब इसमें पार्टिसिपेट करें। अबीरा जो हो गया वो ना बोलेगा अब कोई नेक्स्ट। मैं खुद ही पॉइंट आउट इसलिए नहीं कर रहा कि समटाइम किसी की तैयारी नहीं भी है, तो कोई ऐसी बात नहीं, हमारा मकसद लर्निंग है ना कि नंबर काटना। तो आप खुद ही जो समझता है कि उसको थोड़ा बहुत भी पता है तो वो शेयर करे, फिर हम वो डिस्कस करेंगे। जिनको बिल्कुल समझ नहीं आई तो हम फिर उनको एड्रेस करेंगे। अभी मैं चाह रहा हूँ कि जिसको कुछ पता है वो बता दे, जिसकी तैयारी है, जिसने अच्छा पढ़ा है वो बताए। शाबाश, हमजा बोलें आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर। नेक्स्ट है पैक्ड बैक ट्रैक्टर। इसके अंदर इसको फिक्स बैक ट्रैक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये रिएक्टर इसमें हम लोग बेड जो है वो फिक्स्ड होता है, और इसका जो मेन जो इसका है प्रोसेस उसमें कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं, और ये हम यूज़ करते हैं हेट्रोजीनस फेस रिएक्शंस के लिए। जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएजेंट्स हैं, वो डिफरेंट फेज में होते हैं, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। अब उसको क्या किया जाता है, जब इसको हम इसके ऊपर से फ्लो करते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में जो कैटलिस्ट पाए जाते हैं जो कि फिक्स्ड बेड के साथ उसको फिक्स किया जाता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट होती है, उसके ऊपर ये फिक्स होते हैं कैटलिस्ट। उसके ऊपर जब आके हमारा रिएक्टेंट उसके साथ अटैच होता है कैटलिस्ट की एक्टिव साइट के साथ, और इस तरह हम फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। अब मैंने कैटलिस्ट की बात की, तो कैटलिस्ट जो सॉलिड फॉर्म में है उसमें ये होता है कि समटाइम्स कैटलिस्ट अगर प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर आके रिएक्टेंट ना करे फॉल, तो इसकी कैटलिस्ट की सिंटरिंग भी हो जाती है। और इसका एक ये ड्रॉबैक भी है कि जिसकी वजह से फिर प्रोसेस प्रॉपर होता नहीं, कंप्लीट नहीं होता, और जो यील्ड है वो नहीं आती, 100% नहीं उसका रिजल्ट आता। और एक और इसमें भी पॉइंट ये भी था कि इसमें चैनलिंग भी स्टार्ट हो जाती है कि जब हम रिएक्टर को फ्लो इसके ऊपर से करते हैं तो प्रॉपर सॉलिड के कैटलिस्ट के ऊपर उसका फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से चैनल्स में से वो गुजरना शुरू कर देता है, और चैनलिंग की वजह से प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और क्लॉगिंग हो जाती है। और सर बाकी जो पॉइंट्स हैं हाँ जी, कैटलिस्ट की मैं बात कर रही थी कि कैटलिस्ट डिफरेंट साइज के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब सिलिंड्रिकल भी और स्फेरिकल भी। लेकिन बेस्ट कैटलिस्ट वही होगा जिस जो ज़्यादा एक्टिव साइट उसके पर देगा। बहुत बड़े साइज का अगर कोई स्फेरिकल कैटलिस्ट होगा तो उसकी एक्टिव साइट बहुत ज़्यादा जो होगी अवेलेबल नहीं होगी, और उसकी वजह से जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में नहीं बन पाएँगे। तो मीडियम साइज़ के कैटलिस्ट को यूज़ किया जाएगा कि वो इतनी एक्टिव साइट दे रिएक्टेंट को कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में प्रॉपर कन्वर्ट हो सके, और ताकि क्लॉगिंग और चैनलिंग वगैरह से इसको सेव किया जाए। बाकी ये कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए ये इतना फ़ेवरेबल नहीं है।
क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि हॉटस्पॉट जनरेट हो जाता है और कैटलिस्ट जो बहुत ज़्यादा हीट जब अंदर से उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो कैटलिस्ट भी उसकी सिंटरिंग हो जाती है, कैटलिस्ट की प्रॉपर एक्टिविटी नहीं होगी, वो डीएक्टिवेट हो सकते हैं, उसकी वजह से खराब हो सकते हैं। तो टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पे मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को फिक्स करने के लिए, सर आपको आवाज़ आ रही है? जी बोले बोले। हाँ जी, सॉरी। टेम्परेचर को फिक्स करने के लिए इस ड्रॉबैक को क्या किया जाता है कि जो हम लोगों ने कहा था बेड के ऊपर जो फिक्स्ड हमने किया था ये अपना फिक्स्ड बेड कट हम पढ़ रहे हैं इसका पैक बेड रिएक्टर, उसमें हम लोगों ने ट्यूब की फॉर्म में इसके 2 वेज़ होते हैं फिक्स करने के लिए। नंबर 1 कि हम लोग क्या करते हैं ट्यूब्स की फॉर्म में ना फिक्स कर लेते हैं कैटलिस्ट को कि जब उसके ऊपर से वो फ्लो करेगा और साथ कूलिंग जैकेट को भी अटैच किया जाएगा। और इसके अलावा जो सेकंड था उसमें वो ये था कि डिफरेंट साइज़ के बेड्स को यूज़ किया जाता है, डिफरेंट लेयर्स में और साथ कूलिंग जैकेट भी प्रोवाइड की जाती है। जो फर्स्ट बेड है उसमें हम कैटलिस्ट की क्वांटिटी थोड़ी कम रख लेते हैं, सेकंड में थोड़ी इंक्रीज़ कर देते हैं, थर्ड में और इंक्रीज़ कर देते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कूलिंग जैकेट के साथ-साथ ये उसमें से फ्लो करेगा और अगर एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन भी हो रहा है यहाँ पे जो इनके हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो कूलिंग जैकेट की वजह से जो डिफरेंट बेड्स के साथ अटैच्ड है, जो कि फिक्स्ड है और वो फ्लो कर जाएगा और फिर जो यील्ड है उसकी बेहतर हो जाएगी। और इसके अगर एडवांटेजेस में आ जाए उसमें यही होता है कि ये यहाँ पे इसकी कॉस्ट कम होती है और कॉस्ट कम होती भी इस वजह से है क्योंकि ये फिक्स्ड है। ये जो इज़िली जितने भी इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें जितने भी मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, जो इसकी डिज़ाइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, वो सब के सब क्योंकि फिक्स्ड होते हैं एवरीथिंग तो जिसकी वजह से इसकी ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा नहीं होता। और इसके अंदर जो कन्वर्जन रेट है इसका रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट वो भी बहुत ज़्यादा होता है और बेस्ट ये है कि ये हेटेरोजेनस फेज़ रिएक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा है कि इसमें कैटलिस्ट जो हैं वो एक्सटेंसिव सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा हम कैटलिस्ट को मज़ीद ज़्यादा उसकी सरफेस को इंटरफेशियल सरफेस को करने के लिए ये भी करते हैं कि समटाइम्स उसमें पोर्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि ज़्यादा फर्दर सरफेस एरिया प्रोवाइड किया जा सके। और जो ड्रॉबैक्स थे वो मैंने पहले डिस्कस किए कि एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस के लिए इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसको फिक्स करना पड़ता है और उसके अलावा क्लॉगिंग हो जाती है, प्रेशर ड्रॉप होता है अगर चैनलिंग हो रही हो। सर अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है, बाकी अगर राइटिंग करते हुए और नहीं पॉइंट्स नहीं भी कोई ज़हन नहीं, में आ जाते वेल हैं। डन माशाल्लाह। कोई और इसके अलावा बताना चाहे कुछ? अगर कोई देख के भी बताना चाहे तो बता दे, कोई मसला नहीं है, हम कोई क्विज नहीं ले रहे। अगर किसी को वैसे ही याद है तो वो भी बता दे। हाँ जी, कोई तो बोले, कोई कुछ तो बोले। सर मैं इसमें थर्ड टाइप ऑफ बेड रिएक्टर बताना चाहूंगी जो कि होते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर्स। ऊपर वाले जो दो हमने रिएक्टर्स देखे हैं उनमें डिसएडवांटेजेस ये आ रहे थे कि हॉटस्पॉट क्रिएट हो रही थी और टेम्परेचर हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में क्या होता है कि इसमें भी एक डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट होती है, उसके ऊपर हम कैटालिस्ट जो है फिक्स करते हैं और कैटालिस्ट डिपेंड करता है रिएक्शन पे कि किस तरह का चाहिए, किस साइज का चाहिए। क्योंकि अगर हम बड़ा साइज भी ले लेंगे तो वो भी इशू क्रिएट करेगा और अगर छोटे लेंगे तो वो हमें ज्यादा तादाद में ऐड करने पड़ेंगे, फिर भी जो रिएक्टेंट है उसको पास आउट करना मुश्किल होगा। तो फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में ये होता है कि जो हम कैटालिस्ट लेते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जब उससे गैस और लिक्विड पास करवाई जाती है तो वो फ्लूइडाइज्ड फॉर्म में हो जाता है। और उसका एडवांटेज ये होता है कि उसमें टेम्परेचर हैंडल करना आसान हो जाता है। और दूसरा इसका जो एडवांटेज है ये है कि इसके साथ एक रीजनरेटर होता है। इन केस अगर हमारा कैटालिस्ट वर्क करना स्टॉप हो गया है और उसमें कोई इशू क्रिएट हो गया है तो हम उसको पंप करके साथ वाले रीजनरेटर में पास करवा सकते हैं, जिसकी वजह से उसको दोबारा से रीन्यू
किया जाएगा और दोबारा से फ्रीजर में डाल दिया जाएगा। और लेकिन ये इसके डिसएडवांटेज में भी आएगा कि इसका जो स्केल अप होगा वो थोड़ा टफ हो जाएगा और इसमें जो इसकी कॉस्ट है वो भी काफी टफ हो जाएगी। लेकिन इसके अगर हम मेरिट्स देखें तो इसमें हॉटस्पॉट क्रिएट नहीं होता, टेम्परेचर भी इजी हैंडल हो सकता है और इसमें हम कॉन्टिन्यूसली कैटलिस्ट को रीजनरेट भी करवा सकते हैं और मैक्सिमम कन्वर्जन होता है। और दूसरी इसमें कि जो कंसंट्रेशन होती है वो वेरी नहीं होती, जबकि प्लग फ्लो रिएक्टर्स और जो फिक्स बेड रिएक्टर हमने देखा है पैक बेड रिएक्टर उसमें कंसंट्रेशन भी वेरी हो रही थी। और इसमें जो कैटलिस्ट को भी रिन्यू कर सकते हैं और जो प्रोडक्ट बनती जाती है उसको साथ हम साइक्लोन या फिल्टर के थ्रू भी गेन कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो टाइप ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर है वो पहले दोनों टाइप ऑफ रिएक्टर से बेटर है, लेकिन अगर हमने चूज करना है कोई भी टाइप ऑफ रिएक्टर्स तो हमें उसकी कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। चलें जी, शाबाश, ठीक है जी, क्लास ऑफ करते हैं, मुझे सेशन भी खत्म होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, बाकी फिर हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे चीजें। अल्लाह हाफिज।